हर रोज मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ आराम करना चाहती। पिछले 4 साल से मेरा एक ही रूटीन था, पर मेरे रूटीन में रत्ती भर फर्क नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती, घर के सारे कामों को अंजाम दिया करती। घर में मेरे अलावा कोई औरत नहीं थी। सारे घर की जिम्मेदारी है मुझ पर अकेले ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहाँ पर कामकाज करना, ऐसा काम था। इस सब से मैं बहुत ज्यादा थक जाती। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरा देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मेरा देवर तो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करने खेतों में जाना। हमारे गांव का ये रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती और उसका हाथ बटाया करती। पति का हाथ बटाया के चक्कर में खुद थकान से चूर चूर हो जाती। मेरा भी थकान से बुरा हाल हो जाता। मेरा भी कभी कभी दिल करता कि मैं भी अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे जा तू। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था, किसी से भी ज्यादा फालतू की बात नहीं करता और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था, देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही बात कह दी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रख कर आ जाती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वह हम दोनों मियाँ बीवी के साथ ही खाना खा लेता। वो ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता था। उसने अपना एक अलग कमरा बनाया हुआ था जब वो अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की एक बात समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोच सोच कर ही शर्म आने लगी। जब मैंने अपने पति से यही बात की तो हंसकर कहने लगे कि उसका तो ये काम है, अगर वह अपने का से शर्माया तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी कोई जिस्म दबा दे, मेरी भी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। उस वक्त सिर्फ 3 साल हुए थे। जब 3 साल हुए थे सासू माँ का देहांत हो गया। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख नहीं लिया था। 1 साल मैंने जैसे का तैसे काट के बसर किए थे। वह पल पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज पर होती थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने देने शुरू कर दिए। मैं उस बात पर बहुत ज्यादा रोती और गिर जाती, बेहोश हो जाती थी। ऊपर वाले से रो रो कर दुआ मांगती, मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे, जल्दी गोद भर दे, कि मुझे अपनी सास के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर कुछ वक्त बाद मेरे सास एकदम से बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम अब डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी की भी समझ में ना आ रही। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों बेटों को माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से मिजाज वाली औरत थी। सभी ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चे की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज्यादा कदर करते और माँ की हर बात मानते। बेटों का सबसे पहला काम उनके लिए हुक्म का पालन करना होता। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे अपनी चारपाई उनके साथ लगाकर बैठे रहते और तमाम पूजा करवाते। बहुत पैसे अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए, ये सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए, मगर वह जिंदगी से विदा हो चुकी थी। चंद महीने के बाद वह विदा हो गयी।
उसके बाद जहां मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में काम भी करवाना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्ज बढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम दोनों पति पत्नी को खेतों में काम करने जाना पड़ता था कि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पाया जा सके। कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी। तब हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। कम उम्र की औरतें लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात तक नहीं सुनी थी। सब लोग उसके शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने देखा कि समीरा को मेरे देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं ये देखकर दंग रह गई। शादी के 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता और वह भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वो लड़की समीरा इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं ये देखकर काफी परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर इस बात को भूल गई। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं से जल्दी बातें करके जान छुड़वा कर घर जाने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे भी अभी खाना बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस जाना था। मगर वह बातें खत्म करने का नाम ना ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बार बार पूछने पर उसने उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरे देवर ने आखिर किया क्या था। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई। मैं उसके बारे में सोचते सोचते घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने क्या बात है। उस दिन मैं क्यों रोते हुए वापस जा रही थी। उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब है, मगर मैं नहीं जानती थी उसके बारे में लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले में किसी से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से इतना उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमजोरी ज्यादा है। जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारियों में मैं इस बात को भूल गई। मुझे उनसे कोई बात करनी और उस दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे। और उस दिन हम दोनों मियां बीवी खेतों में काम कर रहे थे जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ वहां पर आया। हमसे जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों ये सुनकर काफी परेशान हो गए। ना जाने क्या बात हो गई। तेज कदम उठाते हुए जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज्यादा औरतें का मजमा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर गए घर, वहां मंजर देखकर हैरान। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतें की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने समीरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। समीरा सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नजर जब मैंने देवर की तरफ देखा तो शर्म से जैसे जमीन खिसक गई कि समीरा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को समीरा के साथ शादी करनी होगी। मगर मेरे पति ये सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे, ये सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। समीरा की असलियत किसी से भी छुपी नहीं थी, मगर सवाल ये था कि वह ऐसा क्यों करेगी। क्यों समीरा के माँ बाप का ये कहना था कि मेरे देवर को समीरा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। उसके बाद यह जरूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया और सबने उसके आसपास आना जाना छोड़ दिया।
सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया था। मेरा देवर पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ जाता। मेरा दिल भी यह मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वो उसके साथ खेतों में जाकर काम करें, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया और वह शहर में ही किराए का कमरा लेकर वही रहने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते। मैं अक्सर यह सोचती कि कोई लड़की कितनी गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत को सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 3 सालों में देवर में कोई भी खराबी नहीं देखा। आखिर यह सब क्या था, यही सोचकर मेरा दिन इसी कश्मकश में गुजर रहे थे, जब मुझे एक दिन वो खबर मिली जिनको सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। मेरे पति ने अचानक से मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया और अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया। वह मुझसे ज्यादा आराम करने को कहा करते और मैं भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतजार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर घर वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मेरा पति रात देर रात तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू कामकाज से ही बहुत थक जाती। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता। इस दिन भी मेरी बहुत अभी तक खेतों से बात। आज मेरा देवर घर पर है, मैं उससे मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और टूटा टूटा महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो अचानक चौंक गया। फिर मैंने कुछ देर सोचा कि मैं उससे जाकर बात करूं। फिर मैंने अपनी शर्म को एक जगह रखा और उसे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरा मसाज कर दो। अगली पल मेरे लिए हैरानी का सबक बन चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पास केवल भाई का रिश्ता रहा गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अपने देवर की आवाज सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार समझ रहा था। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो वापस चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। उस दिन समीरा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया जिसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। वह दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। समीरा मेरे देवर से शादी करना चाहती थी, एक तरफा प्यार करती थी। देवर ने समीरा को इस बात से मना किया और उसे समझाने की कोशिश की तो समीरा ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ शादी कर लो। इस बात से समीरा का ही नुकसान हुआ था। ये सब होने के बाद समीरा के लिए रिश्ते आने भी बंद हो गया। अब एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया और कुछ दिनों में शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में मेरे देवर के लिए जो कांटा चुभ गया था उसी वजह से कहीं निकल गया था और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी नजरों में सही हो गया था। मगर मैं ये सोच कर परेशान होती रही, ना जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत समझा, ये सोच के जैसे मैं पागल सी हो गई थी। फिर मेरा देवर 2 महीने की छुट्टी पर जब घर वापस आया तो मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की। आज भी मेरे पति रोज के मुताबिक घर से बाहर उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल समीरा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी।
मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्जाम लगा देगी, मुझे सबकी नजरों में मुजरिम ठहराना देगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई। आप प्लीज माफ कर दें, मैं जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में गिरफ्तार थी, शर्मिंदगी से खुद नजरें चुराए। फिर अपने देवर की इस बात पर जैसे सीने में एक फांसी निकल रही थी। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह भी मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा मुस्कुराया और फिर वापस चला गया। ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उससे शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता है। हमारे लिए यही काफी था कि वह अपनी जिंदगी में खुश और मगन है। हमने उसे खुशी दिल से इजाजत दे दी और फिर उसकी हसरत थी कि जब उसका भतीजा भतीजी इस दुनिया में आएगा तभी शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने भी उसकी शादी की तारीख रख दी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वह बहुत ज्यादा खुश है होगी। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज अनजान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी भी दबाए, क्योंकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।